हेलो गाइस, आपके हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 11 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में अपन को ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय है, यानी कि अपन को ऐसे समुच्चय बताने हैं जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। तो सबसे पहले अपन समझेंगे रिक्त समुच्चय कहते किसे। तो अपनी मैं यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ। रिक्त समुच्चय, देखो रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी एक भी यानी अवयव ना हो, यानी कि उस समुच्चय में किसी भी प्रकार का कोई भी अवयव नहीं हो, वह एक अपना रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय या फाई समुच्चय कहलाता है। तो अपन इसमें लिखेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अवयव उपस्थित नहीं हो। इसको और किस किस नाम से जान सकते हैं अपन? इसको एक अपन शून्य समुच्चय या फिर अपन फाई के नाम से भी जानते हैं। ये तो अपनी हो गई शून्य समुच्चय की परिभाषा। अब इससे रिलेटेड सवाल करते हैं। तो सबसे पहले अपना पहला प्रश्न, यानी कि अपन को कहा गया है दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि अपन को ऐसी सारी प्राकृत संख्या लिखनी है जिसमें दो का पूरा भाग जाता है। तो जैसे प्राकृत संख्या वो भी विषम, देखो विषम किसी भी संख्या में दो का भाग पूरा नहीं जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे पहली 3, ये एक विषम है और प्राकृत संख्या है, और इसमें भी दो का पूरा भाग नहीं जाता है क्योंकि इसमें दशमलव वाली संख्या आ जाती है, यानी कि कुछ न कुछ शेषफल बचता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं, इसलिए अपन क्या कहेंगे, इसलिए अपन ये कहेंगे कि अतः यह रिक्त समुच्चय है। यह एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय क्यों हुआ? क्योंकि दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या कोई भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि दो से भाज्य कोई भी विषम संख्या नहीं है। ये अपना हो गया पहले का पहला सॉल्यूशन। फिर अभी इसका पहले के दूसरे में अपन को ये कहा गया है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी कि अपन को ऐसी संख्या बतानी है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो देखो सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसे मैं मानता हूँ बी एक समुच्चय है, तो सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो सम अभाज्य संख्या केवल और केवल क्या है? केवल और केवल दो ही है। क्योंकि देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5 फिर 7, ये सब अभाज्य संख्या जो अनंत तक चलती रहती है। पर आप देख सकते हो केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम है, उसके अतिरिक्त सारी संख्याएं क्या है? विषम ही होगी। इसलिए आपको ये याद रखना है कि केवल दो ही क्या है? एक सम अभाज्य संख्या। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है ना, क्योंकि इसमें कम से कम एक अवयव तो है, मतलब एकदम खाली तो नहीं है ना, कुछ न कुछ अवयव तो इसमें है। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि बी एक रिक्त समुच्चय नहीं है। इसी तरह से पहले के तीसरे में अपन को ये कहा गया है कि x बिलोंग टू x एक प्राकृत संख्या है जो 5 से तो है छोटा,
और साथ ही साथ 7 से हो बड़ा। तो देखो 5 से छोटी होनी चाहिए और 7 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसी तो कोई संख्या हो ही नहीं सकती। यानी कि ये भी क्या है अपने, ये भी एक प्रकार का रिक्त समुच्चय है। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो मान लेता हूँ मैं सी बराबर क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय, यानी कि जो कर्ली ब्रैकेट है या मंजिला कोष्ठक है वो खाली रहेगा। या इसे अपन ये भी कर सकते हैं, सी बराबर क्या है, फाई है। यानी अपन लिखेंगे क्योंकि 5 से छोटा व 7 से बड़ा कोई अवयव नहीं होता या नहीं है। तो 5 से छोटा होगा तो वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता है, और 7 से बड़ा है तो वो 5 से छोटा नहीं हो सकता है। इसी तरह से अपन करते हैं पहले के चौथे को। देखो पहले के चौथे में अपन को ये कहा गया है x बिलोंग टू x किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उपनिष्ठ बिंदु हो। यानी कि अपन को है ना ये पता लगाना है कि समांतर रेखा किस बिंदु पे आपस में मिलती है। तो आपको पता है कि समांतर रेखाएं रेल की पटरियों की समान होती है, यानी कि वो कभी आपस में नहीं मिलती है, दोनों के मध्य की दूरी सदैव समान रहती है। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पे भी कि अपन मानते हैं डी, इसको एक डी समुच्चय मानते, डी भी क्या होगा, रिक्त होगा, यानी डी बराबर भी क्या होगा अपना फाई होगा। अपन लिखेंगे अपन इसमें लिखेंगे क्योंकि समांतर रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय होगा क्योंकि कोई भी ऐसी है ना समांतर रेखा नहीं है जो आपस में एक दूसरे को काटेगी। यदि वो एक दूसरे को काटती है तो वो समांतर नहीं होकर क्या बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। इसी के साथ अपने 1.2 का पहला प्रश्न हो गया पूरा। प्रश्न संख्या 2 में अपन को ये कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। यानी कि अपन को ये बताना है कि कौन सा समुच्चय तो है परिमित और कौन सा है अपरिमित। ये समझने के लिए सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि परिमित क्या होता है और अपरिमित क्या होता है। तो देखो परिमित क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे परिमित की परिभाषा लिखता हूँ। परिमित वह समुच्चय होगा जिसका अंतिम बिंदु दिया हुआ हो या जिसे हम गिन सके। यानी अपन लिख सकते हैं ऐसा समुच्चय या सेट जिसका अंतिम अवयव या अंतिम पद अवयव या पद समुच्चय में विद्यमान हो। या फिर अपन ये भी कह सकते हो कि जिसे अपन ऐसे अवयव जिसे अपन गिन सके, यानी गिनने योग्य हो। फिर अगला अपन देखते हैं अपरिमित। देखो अपरिमित इसका जस्ट अपना उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टे का मतलब ऐसा समुच्चय जिसका अंतिम अवयव समुच्चय में नहीं दिया हो। में नहीं दिया हो या नहीं विद्यमान हो, अवयव समुच्चय में विद्यमान नहीं हो, या जिसे अपन जिसे अपन कभी पूर्णतया नहीं
गिन पाए या गिन सके, मतलब ऐसा अवयव जिसे अपन कभी भी पूर्ण रूप से नहीं गिन सके, तो वो क्या हो गए आपके अपरिमित हो गए। अभी अपन करते हैं प्रश्न संख्या 2 के पहले सवाल को। तो आप पहला सवाल देखेंगे, पहले सवाल में अपन को क्या कहा गया है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो देखो अपन सबको पता है कि वर्ष में कितने 12 महीने होते हैं, जिसको अपन लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ समुच्चय ए। समुच्चय ए में क्या होगा, जनवरी से शुरू होगा, फिर फरवरी होगा, फिर ऐसे 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 अपन मान सकते हैं दिसंबर तक, यानी कि अपन ने पूरे के पूरे 12 महीने इसमें आ जाएंगे। यानी कि अपन इसको गिन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, किसी भी तरह से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, ये कैसा है, अतः यह एक परिमित समुच्चय होगा। परिमित समुच्चय होगा। एक मिनट होगा, ठीक है। फिर दूसरे के दूसरे में देख सकते हैं आप कि जो समुच्चय है इसको मैं देता हूँ नाम बी। देखो 1 से तो शुरू हो रहा है, फिर ये अनंत तक जा रहा है, यानी इसका कोई भी अंतिम अवयव अपन को नहीं दिया हुआ हो, यानी कि ये कहाँ तक जा रहा है अपन को नहीं पता है। तो अपन क्या कहेंगे, चूंकि अंतिम अवयव या अंतिम पद विद्यमान नहीं है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। फिर दूसरे के तीसरे में अपन को ये कहा गया है कि ये है ना प्राकृत संख्या का समुच्चय है, जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। यानी 100 क्या इसका, 100 इसका एक अंतिम पद है। तो अपन लिखेंगे चूंकि अंतिम पद यानी कि 100 क्या है, विद्यमान है, यानी कि उपस्थित है, विद्यमान है, यानी कि अपन को पता है कि 100 तक की गिनती है, उपस्थित है, विद्यमान है, अतः यह क्या होगा, परिमित होगा। अतः यह परिमित समुच्चय है। अभी देखो इसके दूसरे के चौथे सवाल में अपन को कहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो सबसे पहले मैं इसका सेट यानी समुच्चय लिखता हूँ। तो मान लेता हूँ मैं सेट डी। देखो डी में क्या है, 100 से बड़ा यानी कि 101 होगा, फिर 102 होगा, फिर ये तो चलता जाएगा अनंत तक ही चलेगा, क्योंकि 100 से बड़ी तो बहुत सारी संख्या होगी। तो अपन क्या कहेंगे, चूंकि अंतिम पद उपस्थित या विद्यमान नहीं है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। समझ में आ गया आपको। फिर इसी तरह दूसरे के पांचवें में आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। यानी आपको अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय लिखना है, और वो भी 99 से छोटे। यानी कि देखो ई में मानता हूँ समुच्चय, देखो अभाज्य है तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आपके 5 आएगा, फिर ऐसे जाते 99 से छोटा, यानी 99 के पहले जस्ट कौन सा अभाज्य संख्या आती है, सॉरी, तो आएगी अपने 97 ही है कि 98 तो भाज्य संख्या है। तो अपने देखो अपन को पता है 2 से शुरू करना और 97 तक के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक परिमित होगा, क्योंकि क्या, क्योंकि अंतिम पद उपस्थित है, अतः यह परिमित समुच्चय
समुच्चय है। तो इसी तरह से अपन ने प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल हो गया पूरा। इसके अलावा आप अगला सवाल देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न संख्या 3 में अपन को ये कहा गया है कि बताइए कि कौन से समुच्चय परिमित है और कौन सा अपरिमित है। यानी अपन को ये जो भी समुच्चय नीचे दिए हुए जो कि समुच्चय निर्माण के रूप में लिखे हुए, यानी अपन को पहले तो इसका समुच्चय बनाना है, अगर बन पाए तो फिर बना के बताना है कि अगर परिमित है तो क्यों है और परिमित नहीं है तो भी क्यों है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या तीसरे के पहले में अपन को ये कहा गया है कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखो आप ये समझिए, जैसे कि मैंने ये बनाई अपने एक x अक्ष बना दी, एक x अक्ष, फिर आप देखिए ये जैसे हो गया x अक्ष, फिर इसके समांतर बनानी है तो मैं यहाँ पे एक और लाइन खींच सकता हूँ। यहाँ पे कितनी भी लाइन मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे कि ये मैंने बना दी अपने x डैश, जैसे x डबल डैश, मतलब कितनी भी आप रेखाएं बना सकते हो कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। यानी अपन क्या कहेंगे अपना, जैसे कि मैं समुच्चय लिखता हूँ इसका एक बार, a बराबर, जैसे मैंने पहली रेखा बनाई x डैश, फिर दूसरी बनाई x डबल डैश, फिर ये कहाँ तक जाएगी, ये तो अनंत तक बन जाएगी। यानी कि अपन कितने भी इसके समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो अपन क्या कहेंगे कि चूंकि इसका कोई भी अंतिम छोर नहीं है, अंतिम अवयव नहीं है, अंतिम पद नहीं है, अतः ये क्या होगा, यह अपरिमित समुच्चय होगा। चूंकि अंतिम पद विद्यमान नहीं है अतः अपरिमित क्या समुच्चय होगा। यानी कि ये अपरिमित समुच्चय होगा नहीं है। ठीक है, फिर अगला देखो तीसरे का दूसरा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला आपको पता ही है ABCD, तो ABCD के अक्षर तो फिक्स है 26, तो अपन क्या लिखेंगे, जैसे मैं इसका बताता हूँ समुच्चय या सेट। देखो A से शुरू करेंगे, फिर B, फिर C, फिर डैश डैश करके अपन को कहाँ तक जाना है, Z तक ही तो जाना है। फिर Z ही अंग्रेजी अक्षरों का अंतिम अक्षर है, तो अपन क्या कहेंगे, इसमें लिखेंगे चूंकि अंतिम पद विद्यमान या उपस्थित है या इससे अपन गिन सकते हैं, अतः यह परिमित है। यानी कि यह फाइनाइट है, परिमित समुच्चय होगा। इसको होगा नहीं करना, आपको क्या करना है, ठीक है। यह परिमित समुच्चय है। फिर अगला तीसरे के तीसरे में देखो आप उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो, यानी 5 से जो भी गुणा करती हो, जैसे कि 5 का पहाड़ा एक तरह से आप कह सकते हो, जो कि अनंत तक चलेगा। अनंत तक क्यों चलेगा, कि अपन को कोई लिमिट नहीं दी है कि यहाँ तक के यहाँ तक बताना है। अपन को तो कहा है सिर्फ 5 का गुणज होना चाहिए, तो 5 का गुणज तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। तो अपन क्या कहेंगे कि ये भी कैसा समुच्चय है, ये भी एक अपरिमित है। तो अपन लिखेंगे चूंकि अंतिम पद विद्यमान नहीं है अतः यह अपरिमित समुच्चय है। कोई भी अंतिम पद विद्यमान इसमें नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमित समुच्चय होगा। इसी तरह से अपन इसका करते हैं तीसरे का चौथा सवाल। देखो तीसरे के चौथे सवाल में अपन को ये कहा गया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखो ये सवाल थोड़ा सा है ना, आपको दिमाग को सोचने पे मजबूर करेगा। देखो पृथ्वी पर रहने वाले, देखो वैसे तो अपन को पता है कि बहुत सारे जानवर रोज अपन देखते हैं नेशनल जियोग्राफी पे, रोज नए नए जानवरों की खोज होती रहती है। पर पृथ्वी पर रहने वाले यानी कि अपन अगर चाहे तो उन्हें अपन गिन सकते हैं। तो यहाँ पे है ना, ये क्या होगा, ये एक परिमित समुच्चय होगा। क्यों, क्योंकि अगर अपन चाहे इतनी गिनती करना चाहे तो अपन गिनती कर सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि
यह गिनने योग्य है, यानी फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है, अतः यह एक क्या, परिमित समुच्चय होगा। ठीक है। फिर तीसरे के पांचवे में अपन को कहा गया है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो देखो मूल बिंदु क्या होता है, 0 0, 0 0 से कितने भी अपन, जैसे कि 0 0 क्या होगा, एक डॉट होगा, उससे अपन कितने भी वृत्त बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक बना दिया, आप यहाँ से बनाएंगे, फिर ऊपर से, नीचे से, मतलब कि आप कितने भी वृत्त इसमें बना सकते हैं। यानी अपन क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये क्या है, ये एक प्रकार का अपरिमित है। यानी कि जैसे कि मैंने 2 बना दिए, कोई चाहे तो 10 बना सकता है, कोई चाहे तो 1000, कोई चाहे तो असंख्य बना सकता है। यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। चूंकि कोई भी अंतिम वापस लिखता हूँ मैं, कोई भी अंतिम पद या अवयव नहीं है, अतः यह अपरिमित होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल कैसे करने हैं। इससे रिलेटेड कोई भी और भी सवाल आएंगे तो आप कर पाएंगे। तो ये हो गया अपना प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल पूरा। अगला सवाल अपन करेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में अपन को ये कहा गया है कि बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। यानी कि अपन को देखो दोनों तरफ क्या a और b लिखे हुए हैं, अपन को है ना इनके अवयवों को देखकर बताना है कि a b के समान है या नहीं। तो सबसे पहले आप है ना a को देखिए। देखो a का पहला अवयव क्या है, a है, यानी कि a में a विद्यमान है। तो आपको ये का ये है ना b में भी देखना है, क्या b में कहीं पे भी a विद्यमान है, तो आप कहेंगे हाँ b में भी a विद्यमान है। उसी तरह आप देखेंगे दूसरा, उसका अवयव क्या है, a का दूसरा अवयव है b। आपको एक में b दिखा है तो आपको है ना b में भी देखना है कि b में कहीं पे और b विद्यमान है या नहीं है। तो b में भी b विद्यमान है। फिर आपको देखना है a में, वापस a में देखो, आप a में देखो एक c अवयव विद्यमान है। तो ये का ये आपको है ना b में भी देखना है, b में भी आपको देखो c अवयव मिलेगा। फिर है ना आपको वापस देखना है a में अगला अवयव कौन सा है, अगला अवयव है d। तो आपको है ना b में भी देखना है कि क्या b में d विद्यमान है, तो आप कहेंगे हाँ। यानी कि a के समस्त अवयव क्या, a के समस्त अवयव b में है, यानी अपन कहेंगे a बराबर b होगा, क्योंकि a के समस्त अवयव या पद अवयव b में भी विद्यमान है या उपस्थित है। समझ में आ गया। उसी तरह से अपन करेंगे चौथे के दूसरे में देखो आपको क्या कहा गया है कि a बराबर है 4। तो आपको सीधा सा देखना है b में कहीं पे 4 है, तो हाँ b में भी 4 उपस्थित है। फिर a बराबर आपको क्या कहा गया है, a बराबर 8 कहा गया है। तो b में भी देखो, b में भी कहीं पे 8 है, हाँ है। फिर a बराबर आपको वापस क्या कहा गया है, 12। a बराबर आपको 12 कहा गया, पर b में कहीं पर भी 12 नहीं है। b में 12 नहीं है, यानी कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, a बराबर a नॉट इक्वल टू b करेंगे। यानी एक भी अवयव अगर है ना a का b में नहीं है हो या b का a में नहीं हो, तो क्या होगा, a नॉट इक्वल टू, यानी a बराबर नहीं होगा b के, क्योंकि समस्त अवयव, क्योंकि a के समस्त अवयव b में विद्यमान नहीं हैं या उपस्थित नहीं हैं। एक मिनट, हाँ, विद्यमान नहीं है। फिर अपन अगला करेंगे
अगला है अपना चौथे का तीसरा। देखो चौथे के तीसरे में एक तरफ तो अपन को है ना रोस्टर रूप में दिया हुआ है और दूसरी तरफ अपन को समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है उसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले है ना अपन बी को लिखेंगे, बी का सेट बनाएंगे। देखो बी क्या कहा गया अपन को, x बिलोंग टू x सम धन पूर्णांक है और x क्या 10 से छोटा हो, यानी सम भी होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए सारे, और धन यानी कि सम यानी कि इवन होना चाहिए और धन यानी पॉजिटिव होना चाहिए और 10 से छोटे होने चाहिए। तो क्या हो गए, यही हो गए 2 4 6 8 और 10 भी लेना है, बराबर भी है इसमें, 10 से छोटा और 10 के बराबर भी कहा है अपन को, यानी 10 को भी सम्मिलित करना है। तो फिर अपन है ना a और b की अभी तुलना करेंगे। देखो a और b की तुलना करते हैं। सबसे पहले आप देखिए a में कौन सा अवयव है, 2 है, तो b में भी 2 है। फिर a में 4 है, a में आपको 4 दिख रहा है ना, तो b में भी 4 दिख रहा है। फिर देखो a में 6 है, b में भी 6 है। फिर a में देखो 8 है, तो आपको b में भी 8 दिख रहा है। फिर आप देखिए a में क्या है, 10 है, तो b में भी 10 है। तो आप क्या कहेंगे, चूंकि a बराबर b है, क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि a के समस्त अवयव b में विद्यमान है। इसी तरह से अपन करेंगे इसका अगला सवाल, यानी कि चौथे का चौथा। देखो चौथे के चौथे में आपको है ना सबसे पहले दोनों तरफ क्या दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले आपको इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले a को लिखते हैं। देखो a में क्या कहा है, x बिलोंग टू x संख्या 10 का गुणज हो, यानी कि संख्या 10 के गुणे यानी 10 का पहाड़ा, पर कहाँ तक, अनंत तक लिखना है, क्योंकि 10 के गुणज अपन को कोई लिमिट नहीं कहा है कि वहाँ तक ही लिखने हैं, यानी ये अनंत तक जाएगा। फिर देखो b में क्या कहा गया है, x बिलोंग्स टू x सम धन पूर्णांक है और x क्या 10 से बड़ा होना चाहिए और क्या 10 के बराबर भी होना चाहिए, यानी अपन को 10 से शुरू करना है और क्या चलते रहना है। तो अपन देखो करते हैं इसको, जैसे मैं लिखता हूँ, पहला 10 होगा, धन पूर्णांक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जैसे कि लिखता हूँ 15, फिर आपके हो जाएंगे 20, फिर आपके 25, फिर ये भी चलता जाएगा। फिर देखो आपको इसमें से कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करो। देखो a में है 10, b में भी है 10, फिर a में आपके है 20, फिर b में कोई भी 20 नहीं है, तो अपन को नहीं सॉरी b में भी है 20, b में भी है 20। फिर आप देखिए a में है 30, तो b में भी 30 होगा। पर देखिए आप यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो b में जो 15 है ना, वो कभी भी a में नहीं होगा। a में नहीं होगा तो अपन क्या कहेंगे, या अपन को सिर्फ a के अवयव नहीं देखने, अपन को b के भी देखने, b के भी a में होने चाहिए, यानी अपन क्या कहेंगे, चूंकि b के अवयव a में नहीं है तो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा, यानी a b के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a के समस्त अवयव b में विद्यमान नहीं है। और अब की बार क्या होगा, क्योंकि b के समस्त अवयव a में नहीं है, अवयव a में उपस्थित या विद्यमान नहीं है। तो इसी के साथ अपना हो गया चौथे का चौथा भी पूरा। ये अपना हो गया प्रश्नावली 1.2 का चौथा प्रश्न पूरा। प्रश्न संख्या 5 में अपन को यह कहा गया है कि क्या निम्नलिखित युग्म समान है, कारण सहित उत्तर देना है, यानी अपन को a और b को बताना है कि क्या वो आपस में समान है या नहीं। तो एक तरफ देखो आपको a में 5वें के पहले में देखो क्या a में क्या रोस्टर रूप दिया हुआ है और b में क्या समुच्चय निर्माण दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन को है ना b में जो समीकरण दिया हुआ है x² + 5x + 6 = 0 को हल करना है और इनके मूल को ज्ञात करना है, यानी कि इनके रूट्स को ज्ञात करना है। जब अपन इनके रूट्स को ज्ञात करेंगे तो अपने b के अवयव प्राप्त हो गए। फिर b के अवयव को अपन कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये a में है उपस्थित या नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x² + 5x + 6 को हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं इधर। तो देखो x² + 5x + 6,
देखो गुणा करने पर 6x² आना चाहिए और जोड़ने पर 5x आना चाहिए। तो अपना क्या होगा, 3x और 2x होगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं x² + 3x + 2x + 6। फिर देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। फिर इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, x + 3। फिर x + 2 का 1 होगा और x + 3 का 1 पेयर होगा। फिर देखो इनसे निकालेंगे, x बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा, -2, और यहाँ पे x बराबर क्या निकलेगा, -3। यानी अपने आ गए रूट्स, यानी कि अपन का a और b दोनों आ गए। तो सबसे पहले लिखते हैं a, क्या है, 2 और 3 है, और b क्या होगा, b होगा अपने -2 और -3। तो आपको सामने से दिख रहा है कि a कभी भी b के समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो है धनात्मक और दूसरे है ऋणात्मक, यानी कि अवयव टोटली अलग है। तो क्या कहेंगे अपन, चूंकि a के अवयव या पद अवयव b में विद्यमान नहीं हैं, अतः यह समान नहीं होंगे, यह समान नहीं होंगे। समझ में आया। इस तरह से अपन करेंगे पांचवे का दूसरा। पांचवे के दूसरे में अपन को क्या कहा गया है, एक तरफ तो अपन को कहा गया है ए में कि x बिलोंग्स टू x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, यानी कि फॉलो का एक अपन को क्या रोस्टर रूप में समुच्चय बनाना है। दूसरी तरफ अपन को दिया हुआ है b बराबर y बिलोंग्स टू y शब्द वोल्फ का एक अक्षर हो। तो सबसे पहले देखो बनाते हैं इसका समुच्चय, दोनों के समुच्चय बनाते हैं अपन। देखो ए में क्या होगा, देखो आप फॉलो का आपने पहले f ले लिया, फिर एक बार o ले लिया, फिर l ले लिया। देखो आपको है ना कुछ भी रिपीट नहीं करना होता रोस्टर रूप में, एक बार अवयव आ गया तो आ गया, फिर अगला उसको आपको छोड़ देना है। यानी कि l डबल बार आया तो अपन नहीं लिखेंगे, फिर वापस ये क्या आएगा, w आएगा। यानी कि अपन ने ये वाला l छोड़ा है और ये वाला o छोड़ा है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। उसी तरह से b बनाएंगे, b का समुच्चय बनाएंगे। देखो b का समुच्चय बनाना है आपको, तो देखो y बिलोंग्स टू y, वोल्फ शब्द है सॉरी। तो देखो वोल्फ में तो देखो सब एक ही है, w एक बार है, o एक बार है, l है और f है। फिर अपन इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन का मतलब तुलना करेंगे कि क्या ये अवयव एक दूसरे में उपस्थित है या नहीं, a के अवयव b में है और b के अवयव a में है या नहीं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं f, कि क्या b में f है, तो हाँ b में भी f है। फिर अपन देखेंगे o, क्या आपको b में o दिख रहा है, हाँ b में भी आपको o दिख रहा है। फिर देखेंगे l, तो क्या आपको b में भी l दिख रहा है, हाँ b में भी l दिख रहा है। फिर अपन देखेंगे w, तो क्या b में w दिख रहा है, हाँ b में भी w दिख रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे a समान है b के। तो अपन लिखेंगे चूंकि a के समस्त अवयव b में विद्यमान है, अतः यह समान होंगे। इसी तरह से हो गया अपना पांचवा सवाल पूरा। ये अपना हो गया प्रश्नावली 1.2 का पांचवा पूरा। प्रश्न संख्या 6 में अपन को ये कहा गया है कि निश्चित दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करें। यानी कि अपन को एक एक समुच्चय का कंपैरिजन करना है एक दूसरे के साथ और बताना है कि क्या उनके अवयव आपस में समान है। अगर अवयव आपस में समान होंगे तो वो समुच्चय भी समान होंगे, और अगर अवयव समान नहीं होंगे तो समुच्चय असमान रहेंगे एक दूसरे से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो पहले एक बार नंबर लगा देता हूँ मैं। पहले में अपन लेते हैं समुच्चय ए। समुच्चय ए को ले लिया, उसके देखो अवयव क्या है, 2, 4, 8 और 12। अभी आप इनमें सब में देखो बी को देखते हैं अपन। बी में क्या 1, 2, 3, 4 है, यानी कि 2, 4 नहीं है। फिर ई में भी नहीं है। फिर एफ में 0 ए है। फिर सी में 4, 8, 12, 14 है। जी में 1, -1 है, और डी में 3, 1,
4 2 और h में 0 1, यानी कि a का कोई भी अवयव किसी के साथ समान नहीं है। यानी अपन इसके पीछे लिखेंगे कि कोई समान समुच्चय नहीं है, कोई समान समुच्चय नहीं है। फिर अपन इसी तरह से लेंगे दूसरा b, समुच्चय b को देखिए आप 1 2 3 और 4। आप देख सकते हो जो समुच्चय b है 1 2 3 4 और जो समुच्चय b है 3 1 4 2, ये आपस में समान है। देखो कैसे कि देखो इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है और इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। तो अपन क्या कहेंगे, समुच्चय a और समुच्चय c दोनों क्या आपस में समान है। देखो इसको लिखता हूँ मैं पहले, देखो 4, तो ये क्या है, यह या ये आपस में समान है, यानी क्या लिखेंगे b बराबर c, यानी कि समान समुच्चय हो गए। इसी तरह से अपन लेते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में अपन देखो a b और c हो गए, तो फिर क्या लेंगे d भी हो गया। यहाँ पे देखो एक बार थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये जो समुच्चय था अपना d था, c नहीं था, यहाँ पे आप लिख दीजिए d। अभी अपन लेंगे c, समुच्चय c देखिए आप, उसमें आप देखिए 4 8 12 और 14, तो कहीं पे भी और 4 8 12 14 नहीं है। तो सबसे पहले समुच्चय लिख दीजिए आप 4 8 12 और 14। फिर अपन क्या लिखेंगे, यही कि कोई समान समुच्चय नहीं है, नहीं है। फिर अपन अगला करेंगे वापस चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में आप देखो ए बी सी डी हो गया, तो फिर क्या लेंगे, ई लेंगे। ई में आप देखिए एक तो है -1 और दूसरा क्या है प्लस का 1। तो आपको दिख रहा है कि जो जी है उसमें भी देखो 1 और -1 उपस्थित है, सिर्फ क्या इनका क्रम आगे पीछे। तो अपने पहले ही पता है कि क्रम आगे पीछे होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अवयव होने चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, यह आपस में समान है, में समान है, यानी अपन क्या लिखेंगे ई बराबर जी। फिर इसी तरह से अपन करेंगे, पांचवा पॉइंट लेते हैं पहले एक बार। देखो ए बी सी डी फिर ई हो गया, फिर क्या लेंगे एफ लेंगे। एफ क्या है अपना, एफ है 0 और ए। तो आपको दिख रहा है कहीं पे भी कि कहीं पे भी 0 और ए नहीं है, 0 और 1 है पर 0 और ए नहीं है। तो क्या लिखेंगे अपन, कोई समान समुच्चय नहीं है, देखो यहाँ पे अगर है ना ए होता ना तो ये एफ के समान हो जाता, और यहाँ पे 1 है तो अपन ने समान समुच्चय नहीं होगा। ये बात आप याद रखना एक बार। फिर छठे पॉइंट में कौन बचा, सिर्फ h। तो h को लिखते हैं, h क्या है 0 और 1 है। देखो 0 और 1 है तो क्या होगा, ये भी कोई समान समुच्चय या समान समुच्चय नहीं होगा, इसमें भी कोई समान समुच्चय नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल कैसे करना है। तो इसी के साथ हो गया अपना प्रश्नावली 1.2 का छठा सवाल पूरा। तो इसी के साथ अपनी होगी पूरी प्रश्नावली का हल, सॉल्यूशन पूरा। तो आप है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली प्रश्नावली देखने के लिए और अगले टॉपिक पाने के लिए। धन्यवाद।